डॉक्टर सुशीला तिवारी, एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज सीकर। आज हमारे अध्ययन का विषय वस्तु है वो है ब्रिटिश संसद। ब्रिटिश संसद ब्रिटेन ने अपनी शासन व्यवस्था में संसदीय शासन का स्वरूप को अपनाया है। ब्रिटिश संसद पूरे विश्व की जननी कहलाती है। ब्रिटेन ने ही पूरे विश्व को संसदीय शासन व्यवस्था को जन्मदाता या जननी के रूप में माना है। ब्रिटिश संसद की संप्रभुता यानी कि ब्रिटिश संसद पूरे विश्व में सर्वोच्च संसद कहलाती है। उसकी शक्तियां इतनी निर्बाध और इतनी शक्तिशाली है ब्रिटिश संसद कि उसके लिए पूरे विश्व में कहा जाता है कि ब्रिटिश संसद संप्रभु है। हम उसका देखेंगे, ब्रिटिश संसद क्या वास्तव में संप्रभु है, सर्वोच्च है। तो उसका पहले हम प्रभुसत्ता का जो रूप देख रहे हैं उसमें हम देखेंगे ऐसी कोई भी विधि नहीं है जो संसद न बना सकती हो। ब्रिटेन में चाहे वो राष्ट्रीय स्तर का विषय हो या स्थानीय स्तर का विषय हो, संपूर्ण विषयों पर विधि निर्माण करने का कार्य है वो ब्रिटिश संसद के द्वारा किया जाता है। संसदीय चाहे साधारण विषय हो चाहे महत्वपूर्ण विषय हो, पूरे देश के लिए एकमात्र ब्रिटिश संसद को ही यह अधिकार है कि वह उस पर विधि निर्माण या कानून निर्माण कर सकती है। दूसरा, संसद संविधान में कोई भी संशोधन कर सकती है। ब्रिटेन में संविधान में संशोधन करने का एकमात्र अधिकार संसद के पास में है। संसद चाहे तो संविधान का पूरा रूप बदल सकती है, उसमें जो आवश्यक स्वरूप का बदलने का हो तो वह उसमें संशोधन कर सकती है, कुछ नया जोड़ सकती है, उसमें परिवर्तन कर सकती है। संसद की विधियां सर्वोच्च है, उन्हें अवैध घोषित नहीं किया जा सकता है। ब्रिटेन में यह भी कहा जाता है कि जो संसद है उसने जब एक बार कानून बना दिया है तो उसको न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है और ब्रिटेन में न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था नहीं है। जो संसद ने कानून बनाया है उसमें परिवर्तन करना, उसका अंत करना, नए कानून बनाना सारा अधिकार क्षेत्र है वो ब्रिटिश संसद के पास में है। संसद इसलिए ब्रिटेन में एक बार कानून बनने के बाद में न्यायपालिका को भी यह अधिकार नहीं है कि वह संसद द्वारा बनाए हुए कानून को अवैध घोषित कर सके। अब हम उसका दूसरा पक्ष देखेंगे कि संसदीय प्रभुसत्ता पर सीमाएं, क्योंकि आजकल हम देखते हैं कि लोकतंत्र का जमाना है और डेमोक्रेसी में किसी की भी असीमित शक्तियां हैं वो नहीं हो सकती है। इसलिए ब्रिटिश संसद के ऊपर भी या उसकी शक्तियों पर भी कुछ सीमाएं हैं। उसमें हम देखते हैं सबसे बड़ी वह है व्यक्तिवाद से समाजवाद में परिवर्तन। ब्रिटिश शासन व्यवस्था का स्वरूप जो पहले था आर्थिक व्यवस्था के रूप में वो व्यक्तिवादी था, लेकिन आज पूरे विश्व में जब से लोक कल्याणकारी विचारधारा अस्तित्व में आई है और 20वीं शताब्दी में जब समाजवादी व्यवस्था अस्तित्व में आई है तब से हम देखते हैं कि ब्रिटेन ने भी अपना स्वरूप है वो परिवर्तन कर लिया है और वो व्यक्तिवादी दर्शन के स्थान पर समाजवादी विचारधारा की ओर अग्रसर है। तो इसने जो समाजवादी स्वरूप ब्रिटेन ने स्वीकार किया है तो उसने कार्यपालिका की शक्तियों को है वो बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है और संसद की शक्तियां हैं वो सीमित हुई है, उसका सम्मान में भी कमी आई है। दूसरा हम देखते हैं विस्तृत चुनाव क्षेत्र। ब्रिटेन में जो चुनाव क्षेत्र बनाए जाते हैं वो बहुत विस्तृत चुनाव क्षेत्र होते हैं, छोटे छोटे नहीं होते हैं कि उम्मीदवार अपने खर्चे पर चुनाव लड़ सके। उसे अपने चुनाव को जीतने के लिए राजनीतिक दलों का अनुसरण लेना पड़ता है, उनका सहयोग लेना पड़ता है और जब राजनीतिक दलों के सहयोग से जब आप चुनाव जीतते हो और चुनाव में कार्य करते हैं तो चुनाव के जो राजनीतिक दलों के जो सचेतक है उनकी बात को उनको मानना होता है और इसलिए राजनीतिक दलों के अनुशासन में उनको कार्य करना पड़ता है। इसलिए भी संसद की संप्रभुता पर इस तथ्य ने भी सीमाएं लगाई है। तीसरा है प्रदत्त विधायन। आज हम देखते हैं कि व्यवस्थापिका का कार्य क्षेत्र दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है
और व्यवस्थापिका के पास में यानी कि विधायिका के पास में इतना समय नहीं होता है कि वह सारे विषयों पर कानून है वो बना सके या छोटे छोटे पूर्ण रूप से कानून का निर्माण कर सके। तो व्यवस्थापिका यानी कि संसद है वो मोटे मोटा खाका खींच देते हैं, रूपरेखा तैयार कर देते हैं और उस पर जो बारीक छोटे छोटे लागू करते समय उस कानूनों को लागू करते समय उनकी और जो आवश्यकता पड़ती है वो नियम के रूप में और कार्य जो किया जाता है वो विभागों के स्तर पर और कार्यपालिका के स्तर पर किया जाता है। तो इसलिए जो मोटा मोटा खाका जो खींचा जाता है उस पर अस्थि पंजर का जो कार्य किया जाता है और उस पर मांस चढ़ाने का और रक्त प्रवाह करने का जो कार्य किया जाता है वो कार्यपालिका के द्वारा किया जाता है और उसी को हम प्रदत्त विधायन कहते हैं। और इसने भी संसद की जो प्रभुसत्ता है उसकी सर्वोच्चता है उस पर सीमाएं लगाई है। इसके बाद में हम देखते हैं वित्तीय नियंत्रण में ह्रास। हम देखते हैं कि जो बजट तैयार किया जाता है वो मंत्रिमंडल के द्वारा तैयार किया जाता है और उसके बाद में वित्त मंत्री है वो संसद में पेश करता है। और होता यह है कि जैसा बजट बनाया जाता है, जिस तरह से बजट का निर्माण किया जाता है उसी रूप में संसद के द्वारा बजट को पास कर दिया जाता है। तो इसलिए जो कार्यपालिका है, मंत्रिमंडल है, वो संसद से ज्यादा शक्तिशाली हो रहे हैं और संसद की प्रभुसत्ता पर सीमाएं लगी है। फिर है संसद की प्रक्रिया। संसद की अपनी प्रक्रिया को अगर हम देखें तो उसने भी संसदीय व्यवस्था की सर्वोच्चता को कुछ हानि पहुंचाई है, क्योंकि संसद में जो विधेयक पेश किए जाते हैं वो प्राय सरकारी विधेयक है वो प्रस्तुत किए जाते हैं और सरकारी विधेयकों को ही पास करने में पूरा समय लग जाता है। निजी सदस्यों के विधेयक है, गैर सरकारी विधेयक है, वो बहुत कम संख्या में रखे जाते हैं और रखे भी जाते हैं तो उनके ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता है। और उसके बावजूद हम देखते हैं कि गिलोटिन है और जो कंगारू समापन है उसके द्वारा निजी व्यक्ति अगर अपना भाषण देते हैं तो उनके भाषण को कम भी किया जा सकता है। तो उनकी जो भाषण की जो स्वतंत्रता है उसको इन समापन प्रस्तावों के द्वारा सीमित कर दिया जाता है। तो ये इसने भी जो संसद की ये जो प्रक्रियाएं हैं इसने भी संसदीय प्रभुसत्ता पर सीमाएं लगाई है। इनके अतिरिक्त भी हम देखते हैं कि आज भी संसद की संप्रभु शक्ति पर है उसका ह्रास हुआ है और उसके लिए कुछ प्रतिबंध है वो भी लगाए हुए हैं या उनको भी हम समझ सकते हैं। पहला अगर हम देखें तो वो है जनमत। संसद की जो कॉमन सभा है वो जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन है और उसमें हम देखते हैं कि जो जनमत होगा, लोकमत होगा, उसकी अवहेलना है वो कोई भी राजनीतिक दल नहीं कर सकता है और इसलिए उनको हमेशा जनता की भावनाओं का आदर करना होता है, सम्मान करना होता है और वो ऐसा कोई भी कानून नहीं बना सकते हैं जिससे जनमत है वो नाखुश हो जाए या जनमत की अवहेलना की जा सके। सेकंड है वो है नैतिक बंधन। देखिए हर देश की अपनी संस्कृति होती है, हर देश के अपने रीति रिवाज होते हैं और हर देश के अपने नैतिकता के नियम होते हैं। इसीलिए जो भी नैतिकता के नियम है ब्रिटेन में उनके प्रतिकूल जाकर संसद कोई भी विधि निर्माण का कार्य नहीं कर सकती है। उसे अपने देश की जनता के नैतिकता के जो नियम है उनकी पालना करनी होती है और उसके अनुसार ही उन्हें विधि निर्माण का कार्य भी करना होता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा प्रतिबंधन है वो संसद की शक्ति पर लगाया हुआ है। तीसरा हम देखते हैं परंपराएं, क्योंकि ब्रिटिश राजनीतिक व्यवस्था में वैधानिक परंपराओं का बहुत महत्वपूर्ण स्थान रहा है और कोई भी उन परंपराओं का उल्लंघन नहीं कर सकता है और न ही उनकी अवहेलना कर सकता है। और संसद भी ऐसा कोई विधि निर्माण नहीं कर सकती है जो परंपराओं के लिए आघात पहुंचाए। अगर वो अनुपयोगी हो गई है अगर परंपराएं तो संसद उनको हटा सकती है
या उनमें परिवर्तन कर सकती है, उनके लिए सपोर्टिंग आप विधियों का निर्माण कर सकती है, लेकिन संसद ऐसा कोई कार्य नहीं कर सकती है जो कि उनके शासकीय ढांचे में जो कार्य हो रहा है, पहले प्राचीन रूप से जो परंपराएं चली आ रही है उन पर वो आघात नहीं कर सकती है संसद। फिर है कानून का शासन। ब्रिटेन है वो विधि के शासन के लिए प्रसिद्ध रहा है और वहाँ ये कहा जाता है कि कोई व्यक्ति सर्वोच्च नहीं है, कोई संस्था सर्वोच्च नहीं है। अगर ब्रिटेन में अगर कोई सर्वोच्च है तो वो है विधि। सभी को विधि के अनुसार कार्य करना होता है और इसीलिए ब्रिटिश शासन व्यवस्था है वो बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। तो इसलिए ब्रिटेन में जो सामान्य कानून बने हुए हैं उनका विरोध है या उनके उल्लंघन का कार्य है वो संसद भी नहीं कर सकती है। नेक्स्ट है वो है अंतरराष्ट्रीय कानून। देखिए अंतरराष्ट्रीय कानून है उनके द्वारा भी संसद की प्रभुसत्ता है वो सीमित हो जाती है। कानून में सभ्य राष्ट्रों के सहयोग से जो प्राप्त हो चुके कानून हैं उनको वहां पर ब्रिटिश सरकार ने भी, ब्रिटिश संसद ने भी अपने राष्ट्रीय कानून में आत्मसात कर लिया है अंतरराष्ट्रीय कानून को। इसलिए संसद वहां पर कोई भी ऐसा कार्य नहीं करेगी जिससे अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन हो। उसको का विधि निर्माण करते समय इस बात का ध्यान रखना होगा कि अंतरराष्ट्रीय कानून क्या कहता है और उसका उल्लंघन नहीं होना चाहिए। तो ये इसने भी एक प्रतिबंध का कार्य किया है। अंतरराष्ट्रीय कानून ने भी संसद की सर्वोच्चता के ऊपर, संसद की प्रभुसत्ता के ऊपर। इसलिए हम कह सकते हैं, निष्कर्ष रूप से हम कह सकते हैं कि वास्तव में अगर हम देखें कि वर्तमान में अगर ब्रिटिश संसद की स्थिति वास्तविक रूप से क्या है तो ब्रिटिश संसद है वो शक्तिशाली संसद है पूरे विश्व में, वो एकमात्र ऐसा संसद है जो राष्ट्रीय स्तर से लेकर स्थानीय स्तर तक संपूर्ण कानूनों का निर्माण है वो ब्रिटेन में संसद के द्वारा किया जाता है, क्योंकि वहां पर शासन एकात्मक शासन व्यवस्था के स्वरूप को अपनाया गया है और एकात्मक शासन व्यवस्था के स्वरूप के कारण वहां पर और कोई ऐसी संस्था नहीं है जो विधि का निर्माण कर सके। दूसरा, ब्रिटेन में संसद है वो सामान्य छोटे छोटे विषयों से लेके महत्वपूर्ण विषय तक, और चाहे वो धार्मिक क्षेत्र हो, चाहे आर्थिक क्षेत्र हो, चाहे सामाजिक क्षेत्र हो, चाहे सांस्कृतिक, खेल, जो भी क्षेत्र होगा सभी क्षेत्रों में कानून निर्माण करने का एकमात्र संस्था है वो ब्रिटेन में संसद है। इसके साथ साथ हम तीसरा ये भी देखते हैं कि ब्रिटेन के संविधान के द्वारा न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था नहीं की गई है और न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था न होने के कारण ब्रिटेन में संसद के द्वारा निर्मित कानून को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है और न ही किसी न्यायालय को यह अधिकार है कि वह संसद द्वारा निर्मित कानून को अवैध घोषित कर सके। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ब्रिटेन में जो संसद है वो सर्वोच्च है, महत्वपूर्ण है और ब्रिटेन की संपूर्ण राजनीति है वो संसद के इर्द गिर्द घूमती है और संसद ब्रिटिश राजनीति में एक सम्मानपूर्ण और महत्वपूर्ण स्थान है वो ब्रिटेन की संसद रखती है। धन्यवाद।